हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ITR ADV। आज हम इनकम टैक्स का थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट क्यों आया इंडिया में। इनकम टैक्स एक्ट ये आया क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम का जरिया, जो सबसे बड़ा जरिया होता है वो टैक्स ही होता है। और गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो लोगों से जब टैक्स कलेक्ट करती है उसी से हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये एक्ट बनाया गया है, इसमें बताया गया है कि इंडिया में अगर कोई भी पर्सन इनकम जनरेट करता है या इंडिया में रहता है, इनकम कमाता है, तो उसको अपनी इनकम का टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है उसी के बारे में। तो इनकम टैक्स इंडिया में लगाया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 4 है उसको चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। उसकी वजह से ही इनकम टैक्स एक्ट अस्तित्व में आया है। इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी सेक्शन हैं वो सारे इसी चार्जिंग सेक्शन की वजह से है। अगर सेक्शन 4 नहीं होता इनकम टैक्स एक्ट में तो इनकम टैक्स एक्ट का कोई मतलब नहीं होता, इनकम टैक्स एक्ट बनता ही नहीं। तो सेक्शन 4 क्या बोलता है ये देख लो। सेक्शन 4 है चार्जिंग सेक्शन जिसे बोलते हैं, उसमें लिखा है कि टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। मतलब कि पर्सन की प्रीवियस में हुई टोटल इनकम पर असेसमेंट ईयर में बताए गए रेट से टैक्स चार्ज किया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर बात आती है, समझ लिया हमने, ये बोल रहे हैं। अब ये आप सोचो कि आपके पापा हैं, वो टैक्स पेड करेंगे, जैसे उनने इनकम की तो टैक्स पेड करेंगे। सबसे पहले तो बात ये आती है कि आपके पापा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनको टैक्स पेड करना पड़ेगा, या आपके पापा कंपनी चला रहे हैं तो पापा कंपनी आपके पापा की है तो टैक्स कौन पेड करेगा, या आपके पापा एक सोसाइटी चला रहे हैं तो टैक्स कौन पेड करेगा, या आपके पापा एक बैंक चला रहे हैं करेगा, एसोसिएशन चलाएंगे आपके पापा तो टैक्स कौन पेड करेगा। तो आपको बता दें कि जो पर्सन है, यहाँ पे जो पर्सन बताया गया है जो कि दिख रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में है इनकम टैक्स एक्ट की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं इंडिविजुअल कोई भी, HUF पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ओके, तो पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में दी गई है। इनकम टैक्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। चलो पर्सन तो क्लियर हो गया। अब जो ये पर्सन है वो किस पीरियड की इनकम पर टैक्स पेड करेगा, ये भी तो लिखा होगा ना इनकम टैक्स एक्ट में। हाँ, वो भी लिखा है। तो वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 3 में दिया गया है। उसमें बताया गया है कि पर्सन जो टैक्स पेड करेगा उसका जो पीरियड है वो 12 मंथ डिसाइड किया गया है। 12 मंथ कौन से, कैलेंडर ईयर वाले 12 मंथ नहीं कि 1 जनवरी से 2 दिसंबर तक हो गए 12 मंथ, वो नहीं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की इनकम नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इनकम, ये वाले 12 मंथ डिसाइड किए गए हैं। मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक जो इनकम कमाई जाएगी उस पर टैक्स देना होगा। तो इसे फाइनेंशियल ईयर बोला गया है, फाइनेंशियल ईयर। ओके, कैलेंडर मतलब कैलेंडर ईयर का इनकम टैक्स में कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। इनकम टैक्स में बिजनेसमैन के लिए फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। वो जो कि जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई है इनकम टैक्स में। चलो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसकी इनकम पर टैक्स पेड किया जाता है। लेकिन टैक्स पेड कब करेंगे, कैलकुलेट कब करेंगे उस इनकम को, ईयर के पहले टैक्स पेड करेंगे कि बाद में? ऑब्वियसली बाद में ही करें। तो जब अपन एक फाइनेंशियल ईयर के बाद दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स पेड करते हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर को दूसरे वाले को असेसमेंट ईयर बोला जाता है। और जिस ईयर में इनकम अर्न करते हैं उसे प्रीवियस ईयर बोला जाता है। देखो, आपके पापा से पूछा आपने
पापा आपने कौन सी ईयर की इनकम पर टैक्स पेड किया है, तो आपके पापा क्या बोलेंगे, बेटा प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पेड किया है। ये थोड़ी ना बोलेंगे कि फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर टैक्स पेड किया है, प्रीवियस ईयर की बोलेंगे ना, प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पेड किया है। तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर बोलते हैं उसे। तो जैसे 1920 में जो इनकम अर्न की है उसका जो टैक्स कैलकुलेशन है, टैक्स का असेसमेंट है, वो 2021 में करेंगे। ओके, तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपने जो ये डेफिनेशन दी गई है इसमें आपने जान लिया कि पर्सन किसको बोलते हैं, पर्सन को कौन होगा, पर्सन किसको मानेंगे। उसके बाद जो पर्सन की प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न करेगा उसको असेसमेंट ईयर में उसे असेस करना होगा, असेसमेंट उसका मतलब टैक्स पेड करना होगा उसे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कौन से सेक्शन पढ़ लिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 3 सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 और सेक्शन 4। अब अपना इसमें से सिर्फ एक टॉपिक बचा है, क्या, टोटल इनकम। तो भैया वही तो मैन है, टोटल इनकम ही तो निकालना है मैन। तो किसको इनकम मानेंगे, क्या हम जितना पैसा लाएंगे पूरा इनकम है हमारी। हमने रिसिप्ट, तुम्हारे पापा ने तुमको, तुम्हारे पापा को तुम्हारे दादाजी ने गिफ्ट दिया, वो क्या उनकी इनकम है, नहीं ना। तो इसीलिए तो टोटल इनकम निकालना सीखना है। तो जो टोटल इनकम निकालना सीखना है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में। ओके, टोटल इनकम जानने के लिए हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के पास गए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 की आप सेक्शन 5 में जो टोटल इनकम निकाल के देगा उससे एक्ट के मैनर से तो उसे टोटल इनकम मानेंगे। एक्ट का मैनर क्या बोलता है, एक्ट का मैनर बोलता है कि सेक्शन 5 जो भी इनकम कैलकुलेट करके देगा उसे हम 5 हेड में अलोकेट कर देंगे। तो एक्ट का मैनर सेक्शन 14 के पास भेजता है, जो सेक्शन 14 में बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, जहां पर इनकम को 5 हेड में 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जाता है। जैसे किसी को इनकम सैलरी से होती है तो उसको सैलरी हेड में डाल दिया जाता है, किसी को इनकम हाउस प्रॉपर्टी से होती है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिया जाता है, किसी को इनकम पीजीबीपी यानी बिजनेस से होती है तो उसको पीजीबीपी में डाल दिया जाता है, किसी को इनकम कैपिटल गेन से होती है तो उसे कैपिटल गेन में डाल दिया जाता है, और किसी को अदर सोर्सेज से तो अदर सोर्सेज में डाल दिया जाता है। अब हम सेक्शन 5 के पास चलते हैं। तो सेक्शन 5 बोलता है रुको, आपने पूरे ईयर में जितना रिसीव किया है वो पूरा मेरे पास मत लाओ। पहले आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के पास जाओ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 जिसे इनकम मानता है उसे ही मेरे पास लाओ, उसके अदरवाइज हम नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के पास जब हम गए तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में बताया गया इनकम कौन सी है। तो उसने पूछा पहले आप ये बताओ कि आप इंडिया के लिए हो कौन, मतलब इंडिया में रहते हो या इंडिया के बाहर रहते हो, फॉरेनर हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, या फिर रेसिडेंट हो तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 रेसिडेंटल स्टेटस पूछता है। ओके, अब जब आप ये पता चल जाए कि आप हो कौन इंडिया के लिए, तो उसके बाद जैसे आप रेसिडेंट हुए तो आपकी जितनी भी इनकम होगी, चाहे वो आपने इंडिया में कमाई हो इंडिया के बाहर, सब पर टैक्स इंडिया में ही लगेगा। ठीक है, और अगर आप नॉन रेसिडेंट हुए, नहीं नॉन रेसिडेंट हुए तो इंडिया में जो आपने इनकम अर्न की है उस पर टैक्स आपको इंडिया में ही देना पड़ेगा। बात आती है कि अगर मैं इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट हूँ और इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट हूँ, लेकिन इंडिया में जो इनकम अर्न कर रहा हूँ मुझे उस पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही जब मैं इंडिया के लिए रेसिडेंट हूँ लेकिन इंडिया के बाहर मैंने जो इनकम अर्न की है उस पर टैक्स मुझे इंडिया में देना पड़ रहा है। तो जिस कंट्री से मैं इनकम अर्न करके आया हूँ तो वो कंट्री भी तो मुझ पर टैक्स लगाएगी ना, तो मुझे तो डबल टैक्स लग जाएगा। तो उसके लिए सभी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच इंडिया और जो भी कंट्रियाँ हैं अलग अलग कंट्री के उससे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको DTAA बोलते हैं।
तो जब आप ये डिसाइड हो जाएगा कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, ये डिसाइड होने के बाद अगर आप इंडिया के लिए रेसिडेंट हो तो आपको सारी इनकम पर टैक्स इंडिया में देना होगा, ठीक है। तो आप जो इनकम सेक्शन 5 के पास लाओगे उससे पहले आप DTAA के पास मिलते हुए जाओगे कि भैया सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ने इनकम डिक्लेयर कर दी है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी इनकम है जो मैंने इंडिया के बाहर से अर्न की है, तो उस पर मुझे डबल टैक्स जो पेड करना पड़ेगा, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो जब आप DTAA के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अगर उनमें उस इनकम को इंडिया में टैक्सेबल नहीं बताया गया तो फिर आपको वो इनकम सेक्शन 5 के पास नहीं ले जानी पड़ेगी। और अब ऐसा भी है कि पूरे वर्ल्ड में 200 से भी ज़्यादा कंट्रियाँ हैं, तो सभी के साथ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। तो जिन कंट्रियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके लिए क्या करना है, तो उसके लिए सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 में जाना पड़ेगा। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 जो इनकम डिक्लेयर करता है उसके बाद डायरेक्टली सेक्शन 5 के पास नहीं जाएंगे, DTAA से मिलते हुए जाएंगे, और DTAA में सॉल्यूशन नहीं मिला तो सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 के पास जाएंगे, ओके। उसके बाद जो इनकम आएगी उसको सेक्शन 5 के पास ले जाएंगे। जब कोई भी व्यक्ति 2 देशों से इनकम अर्न करता है तो वह 2 देशों से कनेक्ट हो जाता है, तो उसे 2 देशों के, जैसे इंडिया का व्यक्ति है और वो इंडिया के बाहर गया, वहाँ से उसको इनकम हो गई। जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर इंडिया के कोई पर्सन, इंडिया का कोई रेसिडेंट है जिसका एक घर है वो अमेरिका में है, तो उसे हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम अर्न करेगा वो तो उस पर टैक्स अमेरिका लगाएगा, मतलब सोर्स कंट्री लगाएगी, रेसिडेंट कंट्री नहीं लगा सकती टैक्स। इसी तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि यदि कोई इंडिया का रेसिडेंट पर्सन ऑस्ट्रेलिया में जाकर बिजनेस से इनकम अर्न करता है तो उस पर टैक्स रेसिडेंट कंट्री लगाएगी, मतलब इंडिया टैक्स लेगा। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जिन्हें DTAA बोलते हैं, और ये DTAA के बाद मिलने के बाद ये सेक्शन 5 के पास जो इनकम आती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक तो होती है कि कौन सी इंडिया में टैक्सेबल है, और दूसरी होती है कौन सी इंडिया में टैक्सेबल नहीं। जो इंडिया में टैक्सेबल होती है उसे 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 का कंसेप्ट समझा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 का कंसेप्ट समझा, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 का कंसेप्ट समझा, सेक्शन 14 का कंसेप्ट समझा। बाकी ये जो 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया इनकम को, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसके बाद का देखते हैं कि क्या होता है, ओके। अभी सेक्शन 5 ने जो इनकम निकाल के दे दी है इसका क्या करेंगे अब सेक्शन 5 से इनकम निकली और सेक्शन 14 के पास पहुंच गई, मतलब एक्ट में बताए गए मैनर के पास पहुंच गई। तो यहाँ पे 5 कैटेगरी में एलोकेट हो गई। उसके बाद जो इनकम निकली तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं, मुझे इस पर टैक्स नहीं चाहिए, अभी आपको थोड़ी और रियायत दी जाएगी, हम इतने निर्दयी नहीं हैं, अभी आपको थोड़ी और रियायत देंगे हम। तो सेक्शन 10 है, उसमें एग्जम्प्ट इनकम के बारे में बताया गया है। तो जब ये 5 कैटेगरी में एलोकेट कर दी जाएगी तो जो सेक्शन 10 है वो उसमें एग्जम्प्ट इनकम के बारे में बताया गया है। कौन सी इनकम है वो एग्जम्प्ट है, मतलब उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, तो वो भी यहाँ से कम हो जाएगी, उसको इनकम मानेंगे ही नहीं, ओके। लोग थोड़ी होशियारी करने लगे, टैक्स से बचने के लिए इनकम को डिवाइड करने लगे। जैसे हस्बैंड है घर में तो वो अपनी थोड़ी सी इनकम वाइफ को दे देगा, थोड़ी सी बच्चों को दे देगा, तो उसको क्या होगा, एक स्लैब रेट में वो आ जाएगा, तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो इसी होशियारी को बचने के लिए एक प्रोविज़न बना जो सेक्शन 60 से लेके 85 तक में दिया गया है। वो क्लबिंग का सेक्शन है, क्लबिंग का प्रोविजंस है। उसमें बताया गया है कि कब कब किसकी इनकम किससे क्लब की जाएगी, ओके। अब देखो, एक पर्सन है,
उसको सैलरी से इनकम हो रही है, उसको एक हाउस प्रॉपर्टी से भी रेंट आता है, वो साइड में कुछ बिजनेस करता है तो उसको बिजनेस से भी इनकम होती है, कुछ उसने प्रॉपर्टी बेची तो उसको कैपिटल गेन हो गया, और उसने कुछ सेविंग्स की तो उसको अदर सोर्सेस से इनकम हुई। अब ऐसा हो सकता है कि उसको लॉसेस भी हो सकते हैं, जैसे बिजनेस में उसको लॉस हुआ और कैपिटल गेन की जगह उसको कैपिटल लॉस हो गया, है ना। तो इधर उसको लॉस हो गया तो यहाँ मैथमेटिक नहीं चलती कि पांचों हेड से उसको सेट ऑफ कर देंगे लॉस को। उसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं सेट ऑफ के, तो उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन सेट ऑफ करने का जो तरीका है, मैनर है, वो सेट ऑफ लॉसेस के नाम से सेक्शन 70 से लेके 80 तक में किया गया है। तो अब क्लबिंग के बाद जो इनकम आएगी उसमें से सेट ऑफ को भी सेट ऑफ लॉसेस को भी सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद जो इनकम आएगी उसको उस पर भी टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट बोलती है नहीं भैया अभी मत दो तुम टैक्स, अभी तुम और छूट ले लो, अभी तुम अपने जितना पैसा तुम हेल्थ के लिए लगाओगे, अपनी बॉडी के लिए लगाओगे, जितना तो पैसा तुम देश के लिए लगाओगे, उतने का हम और डिडक्शन दे देंगे तुमको। तो वो डिडक्शन फ्रॉम GTI के नाम से जाना जाता है, जो कि चैप्टर 4A चैप्टर 4A में बताया गया है, सेक्शन 80C से लेकर 80U में। अब इसके बाद जो इनकम आएगी उसको बोलेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अकॉर्डिंग होगी। तो हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे रेसिडेंटल स्टेटस किसका, असेसी का। असेसी मतलब जो टैक्स देने के लिए लायबल है। जब रेसिडेंशियल स्टेटस पता चल जाएगा उसके बाद कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम 5 हेड्स से कंप्यूट करेंगे टैक्सेबल इनकम को, ठीक है। तो 5 हेड्स में जब उनको कैटेगराइज कर देंगे उसके बाद एग्रीगेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम विद द प्रोविजंस ऑफ द क्लेविंग के जो भी प्रोविजंस होंगे उनके अकॉर्डिंग क्लेविंग कर देंगे। उसके बाद लॉसेस का सेट ऑफ भी दे देंगे। उसके बाद आएगी GTI ग्रॉस टोटल इनकम, तो उसके बाद जो भी डिडक्शन है GTI के वो दे देंगे। तो उसके बाद आ जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम। इसके बाद कंप्यूट करेंगे टैक्स। ओके, वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।